तो कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में कश्मीर के 14 बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन बैठक से पहले ही आतंकियों की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। 24 घंटे में आतंकियों ने 3 हमलों को अंजाम दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया, लेकिन इस बीच घाटी में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद रह सकती है, जबकि एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मिशन कश्मीर से टेंशन में आतंकी। पीएम की बैठक से पहले बौखलाए आतंकी। कश्मीरी नेताओं के साथ आज पीएम मोदी की बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले आतंकी बौखला गए हैं। मिशन कश्मीर से डरे आतंकी घाटी में लगातार हमले कर रहे हैं। आतंकियों ने पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। ये हमला पुलवामा के मुख्य राजपोरा चौक पर किया गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई। इससे पहले मंगलवार रात आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज को निशाना बनाया था। आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज पर उस वक्त हमला किया जब वो नमाज अता कर वापस लौट रहे थे। दहशतगर्दों ने उन पर कई राउंड गोलियां बरसाई। इस हमले में परवेज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आतंकियों के इस कायराना हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें इंस्पेक्टर परवेज सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं और पीछे से 2 आतंकी आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। अमन के दुश्मन घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार हमले कर रहे हैं। बुधवार को शोपियां में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की पहचान सज्जाद अहमद भट्ट के रूप में हुई है। दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में अहम बैठक होनी है, लेकिन आतंकी इस बैठक से पहले दहशत का माहौल बनाने में जुटे हैं। आतंकियों की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बीती रात श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में आतंकवादियों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उमर अहमद के रूप में हुई है, जो मोबाइल की दुकान चलाता था। एक तरफ सरकार घाटी में शांति और अमन स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी शांति की हर कोशिश में आतंक का जहर घोलने की फिराक में लगे हैं। इसीलिए कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं आज बंद रखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक के लिए केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के कुल 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र द्वारा राज्य के नेताओं के साथ संवाद की ये सबसे बड़ी पहल है, लेकिन अमन के दुश्मन शांति की इस पहल में खलल डालना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आपने देखा जिस तरह से जो आतंकियों की कोशिश यही है कि मिशन कश्मीर पर किसी तरह से ये ग्रहण लग जाए और खलल डालने की कोशिश आतंकियों की ओर से हो रही है। और हमने आपको कुछ देर पहले बताया था फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये 14 अहम नेता हैं जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये गुपकार नेता प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन एजेंडा तो वही है, 370 की बहाली की मांग, वही पाकिस्तान राग। तो ये आगे बढ़ पाएगी क्या बात? देखिए, इस बैठक के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई एजेंडा नहीं रखा गया है। सीधे तौर पर ये मैसेज दिया गया है कि जो भी चर्चा करना चाहते हैं कश्मीर के राजनीतिक दल, वो चर्चा प्रधानमंत्री के समक्ष कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।
लेकिन इस बैठक से एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी में भी भारत सरकार की बदलाव आया है और इससे एक बड़ा मैसेज भी गया है। आप इसको मीमांसा इस लिहाज से समझ सकती हैं कि देखिए, कश्मीर में एक वो भी दौर होता था जब शांति बनाने के लिए वहाँ पर शांति प्रक्रिया के लिए अलगाववादियों से बात की जाती थी। आज प्रधानमंत्री ने कश्मीर के उन दलों को आमंत्रित किया है जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, उनको आमंत्रित किया है, अलगाववादियों को नहीं। अलगाववादियों को एक सख्त मैसेज पहले ही दिया जा चुका है और इसी के सहारे पाकिस्तान को भी एक मैसेज जाता है कि जो कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कश्मीर के दलों से चर्चा की जा सकती है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो इस बड़ी बैठक में गुपकार नेताओं ने यदि सकारात्मक अपना रवैया अपनाया, सकारात्मक बात कही, तब तो कश्मीर का जो राजनीतिक रोड मैप है आगे की तरफ चलेगा। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने का बयान दिया है, अगर इसी तरह के बयान उन्होंने बैठक के अंदर भी इसी तरह की बात रखी है तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। इससे उन्हीं राजनीतिक दलों को मुश्किल होगी, क्योंकि कश्मीर एक बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वहाँ पर पंचायत चुनाव हो चुके हैं, बीडीसी चुनाव पहले ही हो चुके हैं, लिहाजा अब विधानसभा चुनाव और बड़े स्तर पर एक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत ये मानी जा रही है। यही वजह है कि तमाम दलों को 8 जो जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके 14 नेता हैं, उनको बुलाया गया है। इसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं इस बैठक में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है, फारूक अब्दुल्ला का ये सरकारी आवास है दिल्ली में, कि वो 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। उमर अब्दुल्ला पहले ही दिल्ली पहुँच चुके हैं, वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और बाकी नेता भी पहुँच चुके हैं। तो फारूक अब्दुल्ला एयरपोर्ट आते ही यहाँ आवास पर आएंगे और इसके बाद 3 बजे प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जाएंगे। कुल मिला के अगर हम समझें इस बैठक को, तो कश्मीर के राजनीतिक भविष्य के लिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इससे अलगाववादियों पाकिस्तान को एक साफ तरह से मैसेज है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वहाँ देखिए राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत भी हो रही है उन लोगों के साथ जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं। मीमांसा जी, रविंद्र, और जो अधिकतर दल आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, उनकी जो प्रमुख मांग एक तो ये भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, और संसद में ये बात गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये वादा किया गया था सरकार की ओर से। अब ये नॉर्मल, क्या सरकार मानती है कि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है? तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। देखिए मीमांसा, इसके लिए आपको हम सबको पिछले 6 महीने के जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात है उस पर जरूर ध्यान देना होगा कि ये देखने में आया है कि सालों साल तक हर बार सीज फायर का उल्लंघन होता था सीमा पर, लेकिन पिछले 4-5 महीने से अगर देखा जाए तो इसकी घटनाएं कम हुई है या लगभग नहीं हुई है। यहाँ तक भी आ रहा है कि फरवरी के बाद कोई भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ। ये भी देखने में आ रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास जो आर्म्स हैं वो भी पाकिस्तान से उस तरह से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बहुत कुछ निर्भर हैं यहाँ पर भारतीय जो आर्म्स सप्लायर हैं या उनके जो अपने सोर्स हैं उसके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी दिखाता है कि वहाँ पर हालात, चूँकि यहाँ पर केंद्र सरकार की शक्ति है, पिछले दिनों सबने देखा था, चाहे पाकिस्तान हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ। पाकिस्तान को भी लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप अगर भारत में करते हैं तो वहाँ पर ऐसी सरकार है जो उसका मुँहतोड़ जवाब देगी। हो सकता है कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है, ऐसे भी सुनने में आता है। तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे हालात में आज की बैठक के बाद जो प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वायदा किया था संसद के अंदर भी और देशवासियों के सामने कि नॉर्मलसी होने पर वहाँ पर हम स्टेटहुड दे देंगे, और इसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है मीमांसा कि दिल्ली से जम्मू और कश्मीर को सालों साल तक चलाया नहीं जा सकता। वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना ही होगा, वहाँ इलेक्शन करना ही पड़ेगा, जनप्रतिनिधि को देना होगा। लेकिन परेशानी जो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या फिर घाटी के दूसरे बड़े नेता, देखिए परिसीमन को लेकर उनको परेशानी नहीं है। परिसीमन 2011 के जनसंख्या के अनुसार होगा। वैसे में माना जा रहा है कि जम्मू का प्रतिनिधित्व बनेगा, कश्मीर के जो सीटें हैं वो घटेगी, और यही उनकी मुश्किल है कि चुनाव तो होगा लेकिन हमारी हैसियत कम हो जाएगी। और यही आपने देखा हो कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान कल दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था वहाँ पर कश्मीर में कि हम चाहते हैं पहले की स्टेटस को बरकरार रखा जाए, यानी कश्मीर की
जो मौजूदा हालात है, जी। मौजूदा सियासी है ताकत है, उसको बरकरार रखा जाए। और यही बात वो उठाएंगे तो परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं कश्मीर के नेताओं को परेशानी इसी बात को लेकर है। ठीक है। और मनीष, आखिरी कमेंट आपका, ये जो भरोसे की कमी हम देखते रहे हैं केंद्र और राजनीतिक दलों के बीच, और जो बड़े बड़े नेता हैं किस तरह से पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर वो हिरासत में थे, फिर उन्हें छोड़ा गया, अब ये इस बैठक के बाद माना जाए कि वो जो भरोसे की कमी थी वो अब दूर हो जाएगी? देखिए, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है, मसलन पूर्ण राज्य के दर्जा देने की बात है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जैसे कि पीडीपी, उनको मनाना मुश्किल होगा, क्योंकि पीडीपी हमेशा ही पाकिस्तान को लेकर के वकालत करती है। और अगर आप पिछले 4-5 साल पहले जाएँ तो जिस तरीके से पाकिस्तान अलगाववादी, पत्थरबाज का एक नेटवर्क फैला था, और जो भी प्रो इंडिया, जो भी भारत सरकार के लिए बात करता था, उनको गोली मार दी जाती थी, उनके दिन दहाड़े मर्डर होते थे। और आज भी अगर आप देखें तो जिस लेवल पर कश्मीर के अंदर लोग खुल के भारत के समर्थन में जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ 370 हटाने के समर्थन में हैं, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे लोगों को जो सपोर्ट में है उनको मारने की कोशिश हो रही है। यहाँ आप ये भी देखिए मीमांसा कि पाकिस्तान सुधर नहीं गया, पाकिस्तान पर ज़बरदस्त दबाव है इंटरनेशनली, क्योंकि FATF की मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान को डर है कि वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। और ये हमारे लिए एक बेहतर मौका है जब मिलिटेंसी बिल्कुल डाउन है, जब टेरर इंसिडेंट कम हो रहे हैं, जब आतंकियों की संख्या कम हो रही है। ऐसे वक्त में कश्मीर को लेकर के एक बड़े डिसीजन लिए जाएं, ये सभी को लगता है। कश्मीर में अगर आप जाएं, चाहे लोगों से बात करें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, सभी को लगता है कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो पहले था वैसा बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में चलाते रहे, अब तक वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। आप याद करें मीमांसा की एक टाइम था जब जो जेलों में बंद होते थे अलगाववादी, चाहे हम सैयद अली शाह गिलानी की बात करें, आसिया अंद्राबी की बात करें, उनके अब वो कहाँ पर हैं, क्योंकि लगातार उनके ट्वीट्स चलते थे, भड़काऊ बातें करते थे। काफ़ी हद तक चीज़ें नियंत्रित कर ली गई है। सरकार ने एक साफ मैसेज किया है कि भारत के खिलाफ जो भी बात करेगा उसको देखिए, कोशिश अब मनीष यही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस की एक बार फिर से वहां शुरुआत हो, जो लोकतंत्र बहाली के दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं कि वहां पर ये चुनाव कराए जाएं, जो डिलिमिटेशन है वो भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इस बैठक पर लगातार हमारी नजर है, और लगातार आप जी न्यूज पर आज ये स्पेशल कवरेज देखेंगे, क्योंकि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भविष्य का रोड मैप इस बैठक में तय होने वाला है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.